Jai Hind friends, I hope you all are well and good. So, welcome to Sarkari Pariksha. You all might know my name is Nishant, and as usual, we will be discussing some expected questions for CDS 2 2021. So, let's start with our first question. The first question says that which among the following winds originate in the snow-capped mountains during winter and move down the slopes towards the valleys? If you read it again slowly, you will get to know that this sentence is talking about cold winds. Let me read it again for you. Among the following winds originate in the snow-capped mountains during winter and move down the slopes towards the valleys. So cold winds की बात कर रहा है ये, थोड़ा घुमा के डाला है क्वेश्चन. So options है हमारे पास मिस्ट्रल, ऑप्शन बी इज लू, सी इज सिरोको एंड डी इज जोंडा. ठीक है, सो द आंसर इज मिस्ट्रल. अब कुछ और विंड्स देख लेते हैं हम इसके साथ साथ. अगर ये वाली विंड्स अगर आप चेक करोगे, इफ यू विल चेक दीज विंड्स, यू विल गेट टू नो दिस. दीज विंड्स आर वार्म विंड्स. बीच में मेंशन किया हुआ है Huhen in the Alps region, Chinook snow eater. Why snow eater? Because it melts the snow in the Rockies region, US वाला region. Zonda, Andes, that is South America. Then is Sirocco, अफ्रीका वाले रीजन में सारी की सारी वार्म है. लू आपको पता ही होगा, इट इज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. हरमटन इज इन अफ्रीका रीजन. अच्छा, इसको डॉक्टर विंड्स क्यों कहते हैं? ये सारी चीजें ना कभी कभी कुछ चीजें आपको याद नहीं करनी होती है, कुछ उस पर भी बेस्ड होती है. फॉर इन केस दिस इज अफ्रीका. अफ्रीका में ये विंड यहां से चलती है इस तरह से, और आपको पता होगा कि इस वाली रीजन के अंदर हमारे पास ह्यूमिडिटी बहुत होती है. ह्यूमिडिटी इज काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, मतलब यहां पर होती है काफी स्वेटिंग वगैरह और काफी अदर प्रॉब्लम्स भी होती हैं. और यहां पर है हमारे पास सहारा डेजर्ट. तो सहारा डेजर्ट से जो ये विंड चलती है, ये कैसी होती है? ड्राई होती है. ड्राई प्लस कैसी होती है? ये वार्म होती है ना. तो ये ड्राई विंड जो सहारा डेजर्ट से चलती है, वो इस ह्यूमिडिटी को, इट ब्लोज अवे द ह्यूमिडिटी. सो इट एक्ट्स एज अ डॉक्टर टू द प्रॉब्लम ऑफ आपका यहां पर जो ह्यूमिडिटी है. सो इट इज हेंस इट इज नोन एज डॉक्टर विंड, और इसको हम गिनी डॉक्टर भी कह देते हैं. गिनी डॉक्टर. गिनी डॉक्टर मींस क्योंकि दिस रीजन इज गल्फ ऑफ गिनी है. ये जो रीजन आपका गल्फ ऑफ गिनी है, इसलिए इसको हम गिनी डॉक्टर भी कह देते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो ये नेक्स्ट विंड्स हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे, सो ऑल दीज थ्री आर एक्चुअली कोल्ड विंड्स. ये सारी कौन सी विंड्स हैं? कोल्ड विंड्स. ठीक है. नॉर्थे मैक्सिको रीजन, मिस्ट्रल ये अभी हम डिस्कस करके आए, फ्रांस एंड एल्फ रीजन. ब्लिजार्ड है जो हमारे पास, वो कनाडा एंड यूएसए वाले रीजन में है. ठीक है. सो ये हमारे पास क्या है? सारी की सारी कोल्ड है. नेक्स्ट है हमारे पास विच अमंग द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेट ऑफ द ट्रॉपिकल सवाना रीजन. ट्रॉपिकल सवाना रीजन में हमारे पास कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रही है? ठीक है. तो सवाना रीजन, ऑप्शन ए, कौन सा रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर? नहीं, दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सवाना रीजन. ट्रॉपिकल सवाना रीजन रेनफॉल इन विंटर ओनली, ये भी नहीं है. एन एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्राई सीजन, ये भी नहीं है. अ डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन, दिस इज द करेक्ट आंसर गाइस. दिस इज द करेक्ट आंसर. लेट्स सी हाउ. इसके बारे में कुछ देखते हैं. सो एज मेंशन्ड, द करेक्ट आंसर इज ए डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन. अब की पॉइंट्स देखते हैं सवाना रीजन के. सवानास आल्सो नोन एज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रॉपिकल रीजन में जो ग्रासलैंड्स को हम क्या कह देते हैं? सवाना. are found to the north and south of the tropical rainforest biomes. It is also known as tropical wet and dry in the Köppen classification. The largest expanse of savanna are in Africa. ये अच्छा fact है. Fact can be asked where much of the central part of the continent, for example Kenya and Tanzania, consists of tropical grassland. Savanna grassland can also be found in Brazil, in South America region. Savanna regions have two distinct seasons, a wet season and a dry season. ठीक है. There is very little rain. ये देखो, ये तीसरा, very little rain in the dry season. In the wet season, vegetation grows, including lush green grasses and wooded grasses. As you move further away from the equator, equator से जैसे आप थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ जाओगे, and it's heavy rainfall,
The grassland becomes drier and drier, particularly in the dry season. तो savanna vegetation includes scrub, grasses, occasional trees which grow near water holes, seasonal rivers and aquifer. ठीक है, तो ये सब कुछ इसको आप ध्यान से पढ़ लेना. You will get the PDF for it. आप ध्यान से पढ़ लेना और इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ओशन करंट? कोल्ड ओशन करंट की बात कर रहा है. ऑप्शन ए इज अगुलास करंट, बी इज लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम और अलास्का. तो द आंसर इज लेब्राडोर करंट. कोल्ड करंट अगर हम देखें तो लेब्राडोर. कैसे देखते हैं, कुछ कोल्ड करंट्स देख लेते हैं हम. कोल्ड करंट्स को मैं ब्लू से मार्क कर देता हूं, इजी हो जाएगा आपके लिए इस चीज को. जस्ट अ मिनट, इट्स नॉट वर्किंग. चलो इसी से चलते हैं. सम कोल्ड करंट्स ऑफ द वर्ल्ड आर ओयाशियो, कैनरी, पेंगुएला, पेरू एंड लेब्राडोर. ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास ओशन करंट्स हैं जो कोल्ड करंट्स हैं. वार्म करंट्स की अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, अगुलास, कुरोशियो, अलास्का करंट एंड गल्फ स्ट्रीम. ये क्या है हमारे पास? वार्म करंट है. ठीक है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक सॉइल? कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? नॉट पूछेगा जिसने नॉट. द सॉइल्स आर ऑफ वोल्केनिक रीजन. ये कैरेक्टरिस्टिक सही है. दे आर रिच इन आयरन ऑक्साइड्स. दिस इज रॉन्ग. दे रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्गर टाइम. दिस इज करेक्ट. दे हैव हायर नाइट्रोजन कंटेंट. ये गलत है. सो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 and 4. 2 and 4 हमारे पास डी ऑप्शन है. देखते हैं. ऑप्शन 4, 2 and 4 आर नॉट करेक्ट, मतलब कि हमारा एक्चुअली में करेक्ट वो हो जाएगा एज पर द क्वेश्चन. रेड सॉइल्स आर रिच इन आयरन ऑक्साइड्स, हेंस 2 इज नॉट करेक्ट. ब्लैक सॉइल्स आर पोर इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स, सो हेंस 4 इज नॉट करेक्ट. अच्छा, अब कुछ टाइप्स ऑफ सॉइल्स देख लेते हैं हम. टाइप्स ऑफ सॉइल्स बेस्ड ऑन द जेनेसिस, उसका जनरेशन कैसे हुआ, कलर के बेसिस पे, कॉम्पोजिशन के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे. And the soils of India have been classified into कौन सी? alluvial soil, black soil, red and yellow soil, laterite soil, arid soil, saline, peaty, forest. I hope आप ये सबने सब कुछ देखा होगा, तो एक तरह से रिवीजन हो जाएगी हमारे यहाँ पर. ब्लैक सॉइल की बात हुई थी तो इसमें थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं. These soils are also known as रेगर soil. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है. ब्लैक कॉटन सॉइल का इतनी बार नहीं पूछा जाता, रेगर सॉइल पूछा जाता है. The soil is of volcanic origin, generally clayey, डीप एंड इम्परमिएबल होती है ये. दे स्वेल एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राइड. ठीक है, तो ये फूल जाती है, स्वेलिंग हो जाती है. दे बिकम स्टिकी बन जाती है जब ये वेट होती है. ठीक है, एंड श्रिंक व्हेन ड्राइड. ठीक है, तो इसीलिए अच्छा, डेवलप वाइड क्रैक्स इन द ड्राई सीजन. ड्राई सीजन में जैसे कि अभी हमने देखा कि श्रिंक हो जाएगी ये, तो फिर क्या हो जाएंगे, उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे काफी ज्यादा. Because of this character of slow absorption and loss of moisture, the black soil retains the moisture for a very long time, which helps the crops, especially the rain-fed crops, to sustain during the dry season. Also, it is rich in lime, iron, magnesia, alumina, but they lack in phosphorus, nitrogen, and organic matter. So, आप इसको बड़े आराम से अपनी स्पेस के हिसाब से आप इसको पढ़ लेना. ठीक है. चलो, let's go to the next question. The next question is, which one amongst the following was not a salient feature of the Government of India Act 1935? कौन सा नहीं है? उसने क्या पूछा है, कौन सा नहीं है? So it marked the beginning of the provincial autonomy. This is a feature. Then it provided for an all India federation. This is a feature. It abolished diarchy at the provincial level and introduced it at the center. This is residuary subjects were allocated to provincial legislature. ये सही नहीं है. This is the wrong. तो उसने not पूछा है, so the answer will be option D. अब देखते हैं इसके बारे में कुछ. The correct answer is residuary subject were allocated to provincial legislature. ये हमने देख लिया. Important points कुछ देखते हैं. The Government of India Act 1935 divided powers between the center and the provinces. These three, there were 3 lists which gave the subjects under each government. The first was federal list, the second was provincial list, the third was concurrent list. जैसे आज हमारे पास यूनियन लिस्ट है और हमारे पास स्टेट लिस्ट है, उस तरह से. So residuary subjects were controlled by the governor general. जो residuary subjects थे वो कौन संभालता था? गवर्नर जनरल संभालता था. अब 1935 की बात आई है तो मैंने इसके अंदर 1935 को मेंशन ही कर दिया ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं. The act gave more autonomy to the provinces.
Diarchy was abolished at the provincial levels. The subject under the federal list were divided into two, reserved and transferred. Guys, देखो मैं इतना फास्ट इसलिए चल रहा हूं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सबने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है. सो इट इज अ काइंड ऑफ रिवीजन हियर. आई एम नॉट टीचिंग यू ओवर हियर, इट्स काइंड ऑफ अ रिवीजन, है ना. तो इसलिए मेरी ये पेस थोड़ी सी फास्ट और मैं कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं. This is the reason. Anyways, the reserved subjects were controlled by the Governor General, who administered them with the help of 3 councillors appointed by him. The next is the transferred subjects were administered by the Governor General with his council of ministers, which was not more than 10. The Governor General had special powers to interfere in the transferred subjects also. ठीक है, तो अपने reserved में भी थे और उसमें transferred में भी थे. The bicameral federal legislature would be established. Bicameral जैसे लोकसभा राज्यसभा. The two houses were the Federal Assembly बोलते थे, Federal Assembly lower house को, Council of States upper house को. आज भी upper house को हम Council of State ही बोलते हैं, ठीक है. So bicameral legislature were introduced in some provinces also like Bengal, Madras, Bombay, Bihar, Assam and the United Province. A federal court was established at Delhi for the resolution of disputes between provinces and also between the center and the provinces. The Indian Council was abolished. Chalo. Next question. Which one of the following act entitled India to become a member of Commonwealth nations? A very good question. अच्छा question है ये भी. So the Indian Independence Act 1947, Government of India Act 1935, Government of India Act 1919 और Government of India Act 1858. तो बहुत अच्छा है क्वेश्चन बट इजी है. Indian Independence Act 1947. Indian Independence Act 1947 entitled to become a member of the Commonwealth nations. कुछ important points. British rule is ended in India by the Indian Independence Act 1947. Easy. Indian Independence Act 1947 abolished the office of the Viceroy and provided for each dominion for a dominion Governor General दे दिया था हमें dominion status के लिए. Indian Independence Act 1947 empowered the Constituent Assembly to legislate the Constitution, है ना. इसके हिसाब से ही Constituent Assembly की स्थापना हुई थी. Government of India Act 1919 की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन में आ गया इसलिए 1935 हमने पहले डिस्कस किया हुआ है. 1919 कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन में था इसलिए यहां पर डिस्कस कर रहा हूं. इट इज ऑल्सो नोन एज Montagu-Chelmsford reforms. Montagu is the Secretary State of General. Chelmsford was the आपका Viceroy. It bifurcated the provincial subjects into the transferred and reserved subjects. It provided bicameralism and direct elections. Provision for the establishment of Public Service Commission भी इसी के अंदर बात हुई थी. चलो, next is communal award announced by British government on 4th August 1932 gave a separate electorate to. So the option is Muslims. ये वही है communal award जो आपका second round table conference वाली बात कर रहा है. Muslims. Second is depressed classes. Third is sixth and the fourth is none of the above. So the answer is depressed classes. देखते हैं इसके बारे में. The correct answer is आपका डिप्रेस्ड क्लासेस. की पॉइंट्स. द कम्युनल अवार्ड अनाउंस्ड बाय रामसे मैकडोनाल्ड. जो उस समय वो रामसे मैकडोनाल्ड पे हमने छोड़ दिया था ये वाली चीज, और इसी ये दिस कम्युनल वाले पॉइंट पे ही कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इज एक्चुअली कंसीडर्ड एज द फेलियर ऑफ द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. आई होप आपने ये पढ़ा होगा, है ना. सो द बैकग्राउंड टू द पूना पैक्ट was the communal award of August 1932, which provided separate electorate for depressed classes. In 1932, B.R. Ambedkar negotiated the Pune Pact with Mahatma Gandhi. ठीक है, ये सॉरी गलती से मार्क हो गया. Pune Pact with Mahatma Gandhi. The Pune Pact was an acceptance by the Hindu upper class that the depressed classes constituted the most discriminated sections of the Indian society. The award of 1932 was built on the notion of separate electorates that the British government had already put in place through Morley Minto reforms, Muslims को, और Montagu-Chelmsford reforms, बाकी सबको भी, सिख वगैरह को भी और बाकी सबको भी. ठीक है. Next question. The book High Caste Hindu Woman was written by option A Sister Nivedita. Option B हमारे पास क्या है?
Ramabai Ranade. Option C is Annie Besant. Option D is Pandita Ramabai Saraswati. So it is Pandita Ramabai Saraswati. देख लेते हैं इसके बारे में. आई होप काफी कम बच्चों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, इसलिए मैंने थोड़ा इसमें डिटेल में बता दिया. अच्छा, पंडिता रामाबाई सरस्वती led the women's liberation movement in India. First point, she was born as Rama Dongre on 23. डेट वगैरह मत याद रखना, नाम याद रख लेना सिर्फ. She was the first woman to be bestowed with the title of Pandita by the University of Calcutta. Next, she led the entry of women into Congress and was one of the 10 female delegates at the 5th session of Congress in 1889 at Bombay. Next, she expressed her views about women's education before the Hunter Commission and traveled to London in 1883. She wrote the book The High Caste Hindu Woman in 1888 and dedicated it to the Dr. Anandibai Joshi, the first woman doctor. ठीक है. She also wrote a book titled Lok Sthiti and established Sharda Sadan, that is home for widows and destitute women. ठीक है, तो काफी कुछ हो गया इसमें. इससे बाहर आने के चांसेस, मतलब पंडिता रामाबाई पर अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर आने के चांसेस कम है. Who was the founder of Asiatic Society of Bengal? Asiatic Society of Bengal, Charles. Option A is Charles Wilkins. Option B is William Jones आपके पास. Then option C is John McPherson. Option D is Warren Hastings. So the answer is it's William Jones, है ना. देखते हैं. The correct answer option 2 is William Jones. Asiatic Society of Bengal founded in 1784 by Sir William Jones at Calcutta. ये याद रख लेना. सिटी, थोड़ा बहुत ईयर का भी आइडिया रखना, पूछ लेते हैं. Is a unique institution having served as a fountainhead of all literary and scientific activities and was visualized as a center for Asian studies, including everything concerning man and nature within the geographical limits of the continent. Second point, the first English translation of Gita was done by Charles Wilkins. Option में था, important लगा इसलिए मैंने mention कर दिया. Both of the upper mentioned activities were done during the reign of Warren Hastings, इसलिए Warren Hastings था. ठीक है, कौन सी? एक तो ये आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और एक आपका ट्रांसलेशन ऑफ गीता. Next, which one among the following states has more than 2 international boundaries? मैप के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, काफी एक्सपेक्टेड होता है कि मैप के बेसिस पे कि वो आपका देखते हैं कि डू यू इवन नो द मैप ऑफ इंडिया. ठीक है, सो मणिपुर है, मिजोरम है, सिक्किम है, त्रिपुरा है. We have 4 options and it is सिक्किम. more than 2 पूछा उसने guys, more than 2 है ना. ध्यान से पढ़ लेना वहां पर क्वेश्चन. इसमें कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जिसके 2 बाउंड्री, जैसे कि मिजोरम है. तो प्लीज रीड, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताया था कि क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है. ठीक है, मैप के बेसिस पे देखते हैं. अगर मैं ये देखो मिजोरम, दिस इज मिजोरम. मिजोरम को अगर देखो तो यहां पर बांग्लादेश, यहां पर म्यांमार. त्रिपुरा को देखो तो सिर्फ एक बाउंड्री, दैट इज बांग्लादेश. और ऑप्शंस क्या थे हमारे पास? मणिपुर को देखते हैं. मणिपुर ये रहा, दिस इज मणिपुर. म्यांमार के साथ सिर्फ एक ही. सिक्किम को अगर मैं देखूं तो इधर से चाइना, तिब्बत वाला रीजन, नेपाल और भूटान. ठीक है, तो मोर देन 2 पूछा उसने, तो दैट इज व्हाई इट इज सिक्किम. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? ये तो क्वेश्चन ड्रेनेज पार्ट से आता ही है, काफी एक्सपेक्टेड होता, तो इस पार्ट को आप ध्यान से देख लेना, है ना. कोसी, गंडक, ब्यास और यमुना, ये तो बहुत इजी है. ब्यास है ना, ब्यास नहीं है. द करेक्ट आंसर इज ब्यास, बट द इनकरेक्ट ट्रिब्यूटरी इज ब्यास, है ना, वो इनकरेक्ट उस तरह से. द हेडक्वार्टर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी, मतलब जहां से काफी पानी आता है. भागीरथी एज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर, ये याद रखना इन दोनों का कनेक्शन. भागीरथी फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एंड जॉइंड बाय अलकनंदा एट देवप्रयाग, ये देवप्रयाग याद रखना. भागीरथी और अलकनंदा का प्रयाग मींस कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर्स इन उत्तराखंड वाला रीजन. At Haridwar, the Ganga emerges from the mountains onto the plains. हरिद्वार से प्लेन्स वाले रीजन में ये एंटर हो जाती है. ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा की बात करूं अगर मैं, तो द गंगा इज जॉइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयस
from the Himalayas, the tributaries can be categorized into left hand and the right hand tributaries. लेफ्ट एंड राइट हैंड ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या है कि जैसे मान लो जो रिवर का फ्लो है वो इस तरह है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। सो इसके डायरेक्शन के हिसाब से ये कौन सी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, ये कौन सी हो जाएगी, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ये डायरेक्शन हो रिवर की मेन स्ट्रीम की, तो ये कौन सी हो जाएगी, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, और ये कौन सी हो जाएगी, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, है ना। सो द फ्यू ऑफ द मेजर रिवर्स सच एज यमुना, घाघरा, गंडक एंड कोसी आर द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ Ganga. Next, which state has the second largest area under wasteland? Wasteland में second largest area, second largest नहीं second largest सुन के राजस्थान मत याद करना, वैसे second largest के चलो ऑप्शन देखते हैं, मैं डायरेक्ट नहीं बताता हूं आपको। गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इज जम्मू एंड कश्मीर। सो इट्स गुजरात। Second largest is Gujarat, first largest is Rajasthan. So Gujarat stands second at the area under largest wasteland after Rajasthan. तो राजस्थान कौन सा हो गया आपका, first हो गया। Then India shares 17.7% of the world population. World population का आप कितना शेयर करते हैं, 17.71%, while its land is only 2.4%, seventh largest country area wise. In India, the total area under degraded and wasteland in the country stands at 114 million hectare. The extent of area under water erosion is 23.62 million hectare and under wind erosion is 8.89 million hectare. Approximately 68.35 million hectare of land is lying as wasteland in India. ठीक है। Next, the Lepcha tribe belongs to which of the following states? Lepcha tribe. Option A is Arunachal Pradesh. Option B is Assam. C is Sikkim, and D is Mizoram. So according to me, it should be Sikkim. Let's see what is the answer. It's correct. The correct answer is option 3. That is Sikkim. About 45,000 Lepchas live in the high mountain valleys of Sikkim, a North Indian state, particularly in the area called the Zongu Lepcha Reserve near Mount Kanchenjunga, which is the world third largest highest mountain. First कौन सा है हमारे पास, एवरेस्ट, वो आपको पता ही है। First is आपके पास एवरेस्ट, second is K2 which is also Godwin Austen. सो एवरेस्ट की हाइट है हमारे पास 8848 मीटर, K2 की हाइट है हमारे पास 8611, है ना। इन दोनों की थोड़ी बहुत हाइट का आइडिया रखना। K2 दिस इज नॉट 28 गाइस, ये ना इस तरह से है ना, 8611 मीटर है ये, और ये हाइट है इसकी। कंचनजुंगा की इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स आई थिंक 8596 है कंचनजुंगा की आई थिंक इट्स 8596, प्लीज चेक इट वंस, है ना, इसको एक बार देख लेना। 8596 meters. I forgot to mention it here. Anyways, some Lepchas also live in the Kalimpong, West Bengal, plus in neighboring Bhutan and Nepal. The Tholung Monastery, a well-known trekking destination in the Zongu Reserve, was extensively damaged by an earthquake in September 2011. The Lepchas raise a variety of crops. किस तरह की crops हैं? Maize होगी, rice होगा, cardamom, and garden vegetables, and they keep goats, cattle and pigs. The Lepcha culture suppresses aggression and competition almost completely. Next question हमारे पास, next question is consider the following statements with respect to the cotton textile industry. The first statement is in 1854 the first modern mill was established in Ahmedabad. Power to drive the looms, labor, capital or market may determine the location of the cotton industry. Tamil Nadu with the large number of mills have emerged as a major center of the cotton textile energy. So first तो wrong है, I'm very well sure about this. It's not Ahmedabad, it is Mumbai, है ना, बॉम्बे मुंबई वाला region. So it is 1 to 1 नहीं हो सकता, 1 and 2 नहीं हो सकता, तो C और D का हमारे पास ऑप्शन, एंड आई एम बिट श्योर अबाउट, आई थिंक इट शुड बी D. देखें क्या है आंसर इसका। द करेक्ट आंसर इज 2 and 3. थोड़ा टेक्स्ट इसलिए कम किया बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिफोर इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें
तो द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। मैं मेन पॉइंट्स देख के घबराना नहीं है, आराम से पढ़ोगे तो बहुत ईजी है। Initially, the British did not encourage the development of the indigenous cotton textile industry। ये हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने पहले हमारी इंडस्ट्रीज को encourage नहीं किया था। They exported raw cotton to their mills in Manchester and Liverpool, important, and brought back the finished products to be sold in India। सबको पता है यही हुआ था, exploitation का तरीका यही था। Anyways, in 1854, the first modern cotton mill was established in Mumbai। ये देखो, statement 1 is incorrect। The city had several advantages as a cotton textile manufacturing center। It was very close to the cotton producing areas of Gujarat and Maharashtra। गुजरात और महाराष्ट्र में आज भी कॉटन काफी अच्छी उगती है ड्यू टू ब्लैक सॉइल, जिसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। तो इस तरह से अगर आप कनेक्ट करके पढ़ोगे ना तो बहुत ईजी हो जाता है ना, ज्योग्राफी को हिस्ट्री के साथ इस तरह से आपको कनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा। इट विल बिकम वेरी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर एंड अगेन रिमेंबर टू रिकॉल ऑल्सो। Raw cotton used to be brought to Mumbai port to be transported to England. Therefore, cotton was available in Mumbai city itself. Moreover, Mumbai even then was a financial center and capital needed to start industry was available there. As a large town providing employment opportunities, attracted labor in large number, hence cheap and abundant labor too was available, locally available थी हमारे पास cheap labor, है ना। So the machinery required for a cotton textile mill could be directly imported from the England से आप import कर सकते थे। Subsequently, 2 more mills, the Shahpur mill and the Calico mill were established in Ahmedabad। 1947, the number of mills in India went up to 423। 423 का पास हमारे पास नंबर हो गया। But the scenario changed after the partition and this industry suffered a major recession। क्योंकि after the partition हमने किस पे ध्यान दिया, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पे ध्यान दिया, हमने इंडस्ट्री पे जो ज्यादा ध्यान दिया सेकेंड 5-year प्लान में। फर्स्ट 5-year प्लान में वी फोकस्ड मोर ऑन द एग्रीकल्चर बिकॉज एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर अस। ठीक है, this was due to the fact that most of the good quality cotton growing areas had gone to the West Pakistan। ये भी था, and India was left with 409 mills and only 29% of the cotton producing area। So this is also one of the reasons, area जो पाकिस्तान के पास चला गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस की अगर मैं बात करूं, आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करूं तो आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस इंडस्ट्री ग्रेजुअली रिकवर्ड एंड इवेंचुअली फ्लरिश्ड। काफी टाइम बाद द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी ब्रॉड डिवाइडेड इनटू 2 सेक्टर्स, द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज जो पूरा तरीके से चलता है ना, ये तो इकोनॉमिक्स में आपने 9th-10th में आई होप ये पढ़ा होगा, व्हाट इज एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है, तो आई होप ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। द डिसेंट्रलाइज्ड सेक्टर्स includes cloth produced in handlooms including khadi and powerlooms। At present, the powerlooms on the decentralized sector produce more than the handloom sector। Important, cotton is pure raw material that does not lose weight in the manufacturing process। So other factors like power to drive the looms, labor, capital और market में determine the location of the industry, है ना। ये industries भी इसी तरह से set होती हैं कि क्या वो weight lose करने वाली industry है process के बाद या उस हिसाब से, है ना। वो we will discuss it later। यहाँ पर हम थोड़ा fast चल रहे हैं तो यहाँ पर discuss करते हैं। Statement 2 is correct। At present, the trend is to locate the industry at or close to the market, as it is the market that decides what kind of cloth is to be produced। Important. Also, the market for the finished products is extremely variable. Therefore, it becomes important to locate the mills close to the market। The cotton textile industry is located in almost every state in India, where one or more of the locational factors have been favorable। The importance of the raw materials has given way to market or to a cheaper local labor force, or it may be the availability of the power। कोई भी reason हो सकता है। Presently, the major centers of the cotton textile industry are Ahmedabad, Bhiwandi, Solapur, Kolhapur, Nagpur, Indore and Ujjain। ठीक है, so please do, इसका आपको PDF मिल जाएगी, इसको आराम से रिवाइज करना अगर if you get it some time। So that's all for today। जय हिंद, थैंक यू।